मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो सिरोसिस लिवर में ब्लीडिंग होती है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने बात की कि लिवर सिरोसिस में ब्लीडिंग क्यों होती है, व्हाट आर द रीजंस एंड उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर एक बार आइडेंटिफाई किया गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से देखिए। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि जो एंडोस्कोप है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। जो एंडोस्कोप है वो पहचानता भी है कि कहां से ब्लड लीक किया और इसी से जो ब्लीडिंग है उसको ट्रीट एंड कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए एंडोस्कोपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो लिवर सिरोसिस की ब्लीडिंग के लिए नीडेड है। नाउ जो एंडोस्कोपी में हम टेक्निक्स यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए उनको जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, जो हम इंजेक्शंस यूज करते हैं। सेकंड वन इज द वेरिसियल लाइगेशन, जो हम रबर के बैंड या छल्ले लगाते हैं। नंबर 3 इज द सेल्फ एक्सपेंडिंग स्टेंट्स, जो हम स्टेंट प्लेस कर देते हैं। नंबर 4 जो है ना, हम शंट क्रिएट कर सकते हैं रेडियोलॉजी की मदद से। हम ग्लू इंजेक्शंस दे सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्वाइल एंड ग्लू दोनों इंजेक्ट किए जा सकते हैं। नंबर 1 पर आता है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। अब ये बहुत अनकॉमनली यूज होती है। अराउंड 20 इयर्स बैक, 25 इयर्स बैक दिस वाज द मेन ट्रीटमेंट जो हम ऑफर करते थे, बट आज की तारीख में इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी बहुत कम यूज की जाती है। इसमें बेसिकली एंडोस्कोप के थ्रू जो फटी हुई नस है जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसमें हम कुछ इंजेक्शंस, उसके चारों तरफ कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे कि जो नसें वो श्रिंक हो जाएं और श्रिंक होने से ब्लीडिंग बंद हो जाए। जो एजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं या करते थे उसमें से सबसे कॉमन इज द एथॉक्सीस्क्लेरोल एंड द सेकंड इज द इथेनोलामिन ओलिएट। ये दोनों चीजें हैं, ये कुछ से केमिकल हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं तो जो खून की नस है वो श्रिंक होने लगती है। वो श्रिंक होने लगेगी तो जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। दैट इज वन इज द स्क्लेरोथेरेपी। द सेकंड वन इज द वेरिसियल लाइगेशन या कॉमनली बेंड लाइगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है। ये बहुत सेफ है, ये बहुत इफेक्टिव है। ये एंडोस्कोपिकली ही की जाती है। एंडोस्कोप पास करके इसमें कुछ रबर के बेंड्स होते हैं या जो आप छल्ले कहते हैं, इनमें वास्तव में जो खून की नस है उसको बैरल में अंदर खींच के उसके ऊपर रबर बेंड अप्लाई किया जाता है। एक बार में एक सेशन में बाई एंड लार्ज 6 बेंड अप्लाई कर दिए जाते हैं। करीब करीब 3 से 4 हफ्ते के बाद एक एंडोस्कोपी रिपीट करके देखी जाती है कि अब कितनी जो ब्लड वेसल्स हैं और बची हुई हैं उनके ऊपर रबर बैंड अप्लाई कर दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनको 2, 3 या 4 सेशंस की जरूरत पड़ती है एंड ये पूरी की पूरी नसें पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। तो बैंड लाइगेशन आज की तारीख में इज द मोस्ट कॉमन थेरेपी जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम ऑफर करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द सेल्फ एक्सपेंडिंग स्टेंट। बहुत रिफ्रैक्टरी केसेस हैं इन द सेंस कि हमने स्क्लेरोथेरेपी करी, हमने बेंड भी लगाए, ब्लीडिंग फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो फिर हमें एक आर्टिफिशियल ट्यूब प्लेस करनी पड़ती है खाने की थैली नली में। इसे कहते हैं स्टेंट या डेनिशेला स्टेंट। ये जो स्टेंट है वास्तव में ये जो नसें इनको कंप्रेस करता है ताकि उनमें से ब्लीडिंग बंद हो जाए। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो स्टेंट को बाहर निकाल के अलग कर दिया जाता है। दीज आर रिमूवेबल स्टेंट्स। नंबर 4 पर आता है ग्लू इंजेक्शन। जो ग्लू इंजेक्शन है वास्तव में जो खाने की थैली में वेरिसेस होती हैं या जो फंडल वेराइसेस होते हैं उनके लिए रिजर्व करके रखा जाता है। जब भी फंडल वेरिसेस या गैस्ट्रिक वेरिसेस से ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा होगी और वो जो ज्यादा इतनी होगी ये कैटास्ट्रोफिक होगी, अगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये जान लेने की ताकत रखती है। तो इनमें ग्लू नाम का एक इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये वास्तव में लिक्विड होता है लेकिन जैसे ही ये ब्लड के कांटेक्ट में आता है ये सॉलिडिफाई होके सीमेंटिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। एक ही रिस्क है कि जब भी हम ग्लू लगाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये जो ग्लू सीमेंट मटेरियल है वो एम्बलाइज होकर हार्ट, लंग या ब्रेन में ना चला जाए। वो रिस्क हमेशा होती है। लेकिन अगर हम दूसरी प्रोसीजर इस्तेमाल करें जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्वाइल एंड ग्लू, इसमें वास्तव में हम करते यही हैं। लेकिन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड सबसे पहले हम जो वेरिक्स है या फंडल वेरिक्स है उसको पंचर करते हैं और पंचर करने के बाद उसमें कुछ क्वाइल्स डालते हैं। ये वास्तव में बहुत छोटे छोटे थिन वायर्स होते हैं एंड ये जो वायर हैं इनके ऊपर से फिर हम ग्लू डालते हैं। तो जो ग्लू है वो ये जो वायर्स होते हैं या जो क्वाइल होती है उनमें एंटेंगल हो जाता है और एम्बोलाइजेशन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। अगर ऐसा है
है तो जो एक रिस्क है आप एम्बोलाइजेशन वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो आज की तारीख में हम देखें कि फंडल वेरिसेस के लिए यूएस गाइडेड कॉइल एंड ग्लू इज द सेफेस्ट प्रोसीजर। नो अगर खाने की थैली से ब्लीडिंग हो रही है एंड ये वास्तव में पोर्टल गैस्ट्रोपैथी है तो फिर हमें सरफेस जो इसकी है उसको आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन से सरफेस को हल्का हल्का सा बर्न करना पड़ जाता है, इसे एपीसी कहते हैं। इसको एक बार बर्न हम कर देते हैं तो जो हीलिंग होती है तो ये जो इस तरह की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो गायब हो जाती हैं। तो अगर पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी है तो वास्तव में एपीसी या आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ अगर सब चीजें फेल होती हैं तो टिप्स की जरूरत पड़ेगी। ये रिफ्रैक्टरी केसेस के लिए है, ये पोर्टल प्रेशर को कम करती है, ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। इसमें एक शंट क्रिएट किया जाता है सिस्टमिक एंड पोर्टल सर्कुलेशन के बीच में, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। एक स्टेंट प्लेस किया जाता है जो कि पोर्टल प्रेशर को कम करेगा। पोर्टल प्रेशर को कम करेगा तो वेरिसेस के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा प्रेशर तो ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। इनफैक्ट अगर पेट में बार बार पानी भर रहा है तो वो भी काफी कंट्रोल हो जाएगा। तो टिप्स की प्रोसीजर की कभी हमें जरूरत पड़ती है, ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। इट इज वेरी रेयर बट एट टाइम्स नीडेड। अगर कहीं से भी किसी भी चीज से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, पर्टिकुलरली फंडल वेरिसेस से या गैस्ट्रिक वेरिसेस से, तो हमें कभी सर्जन की मदद लेनी पड़ती है। ये बिल्कुल बात सही है कि लास्ट ऑप्शन है, इसलिए कि ये बहुत हाई मोर्टेलिटी लेके चलता है। ये यूजुअली रिजर्व करके रखा जाता है फंडल वेरिसेस के लिए जो किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। इन इसमें वास्तव में ऑपरेट करके हमें डीवेस्कुलराइजेशन कराना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि लिवर सिरोसिस के साथ किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, इन पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक वेरिसेस के साथ इस तरह की इंटरवेंशन की जरूरत पड़े तो इसमें जो एक मोर्टेलिटी की जो रेट है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम लिवर सिरोसिस की जो ब्लीडिंग है उसकी सच्चाई को देखें तो जितनी भी एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनको अगर दवाइयों से हम कंबाइन करके देखें जो पोर्टल प्रेशर को कम करती हैं तो इनसे जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा है। जो एंटीबायोटिक्स वो कम हमें यूज करने पड़ते हैं ताकि कोई इंफेक्शन डेवलप ना होने पाए। कुछ मेडिसिन हैं जैसे टर्लिप्रेसिन है या सोमेटोस्टेटिन जैसी दवाइयां जो पोर्टल प्रेशर को कम करती हैं, वो किसी भी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के बाद करीब करीब 5 दिन और हमें लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लिवर सिरोसिस के, इस चीज को इंडिकेशन करते हैं कि आपके लिवर की वर्किंग कैपेबिलिटी नीचे की तरफ है। इन वास्तव में शायद आपको लिवर ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट है। इन लिवर ट्रांसप्लांट ही ओनली पोटेंशियल क्योर है जो लिवर सिरोसिस से आपको छुटकारा दिला सकता है। तो अगर बार बार कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, आपकी सेहत नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करने की जरूरत है कि कहीं आपको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में विचार करने की जरूरत तो नहीं है। नाउ सिरोसिस लिवर ब्लीडिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम। जो ब्लीडिंग होगी उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इन उसको ट्रीट कैसे किया जाए, इसको समझने में अगर वीडियो ने हेल्प की है आपको तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।